हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम जे प्रक्रम का जो पहला पोर्शन है पोषण, आज हम उसका एक शॉर्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इस पूरे लेक्चर में हम आपको पूरे पोषण पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को सिर्फ लेक्चर अटेंड करना, ध्यान से सुनते रहना। इस लेक्चर में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा कवर होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आइए इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं? जे प्रक्रम। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, लिखे हैं जे प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जे प्रक्रम में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पोषण पढ़ते हैं, शोषण पढ़ते हैं, परिवहन पढ़ते हैं, उत्सर्जन। तो हम सबसे पहले आज पोषण पढ़ रहे हैं। पोषण का एक लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे बन जाएगा। ये लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं? जे प्रक्रम। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको लिख भी सकते हैं। जे प्रक्रम लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। जे प्रक्रम क्या होता है? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तथा जीवों को जीवित बनाए रखने में जो मदद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जे प्रक्रम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जे प्रक्रम मतलब कि जो भी क्रियाएं हमको जीवित रखने में और हमारे मेंटेनेंस में जरूरत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जे प्रक्रम कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि जे प्रक्रम के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना। तो याद रखिएगा, जे प्रक्रम के अंतर्गत हमको 4 चैप्टर पढ़ना, पोषण पढ़ना, शोषण पढ़ना, परिवहन पढ़ना और उत्सर्जन पढ़ना। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण के बारे में। उससे पहले आइए हम जान लेते हैं कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये रहा नॉन लिविंग थिंग्स और हम है क्या? सजीव, यानी कि हमें जान है। तो इसमें और हमें क्या क्या अंतर हो सकता है? तो आपको लिखना है कि इसमें जान होगा, यानी कि इधर सजीव में लिखना है कि इसमें क्या होगा जी? जान होगा, और इसमें नहीं होगा। इधर हाँ लिख के लिख देना, इधर नहीं। तो लिखा क्या लिखना है कि सजीव में जान होती है, निर्जीव में जान नहीं होती है। फिर लिखना है कि सजीव गति करता है, यानी कि चलता है एक जगह से दूसरी जगह, निर्जीव नहीं चलता है। फिर आपको क्या लिखना है कि सजीव में शोषण की क्रिया होती है और निर्जीव में शोषण की क्रिया नहीं होती। नहीं करके लगा देते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि सजीव में भावनाएं होती, यानी कि हमें क्या है? भावना है जी। हम एक दूसरे के प्रति दुख दर्द पीड़ा या पर्यावरण में जो भी बदलाव होता है हम जाहिर करते हैं। जब बारिश होती है, अगर हम बाहर में रहते तो हम भीगते हैं, तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम तेजी से कोशिश करते हैं कि बारिश से बचे। जबकि निर्जीव थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मारकर को आप पानी में रख दीजिएगा तो एक बार भी नहीं बोलेगा कि हमको बाहर निकाल लीजिए। तो लिख लीजिएगा सजीव और निर्जीव में अंतर। फिर से एक बार सुन लीजिए, सजीव में जान होता है, निर्जीव में जान नहीं होता है। सजीव गति करता है, निर्जीव गति नहीं करता है। इसमें भावना होती है, निर्जीव में भावना नहीं होती है। इसको भोजन की आवश्यकता होती है, इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव शोषण की क्रिया करती है और ये शोषण की क्रिया यानी कि सांस नहीं लेती है। समझ गए? उसके बाद कुछ टर्म आपको याद रखना, जैसे कि साइटोलॉजी हो गया। किसको कहते हैं साइटोलॉजी? कोशिका विज्ञान। तो याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, कोशिका क्या होता है, इसको किसने खोजा था, कैसे खोजा था। तो याद रखिएगा, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। देन और टर्म याद रखना है कि आपको केंद्रक का खोज किसने किया था? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक किया था। जीव का निर्माण किस तरह से होता है? कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र से अंग, अंग से अंग तक जीव बन जाता है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं पोषण के बारे में। आज हमारा मेन टॉपिक है पोषण, पूरा एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में। तो सबसे पहले आपसे पोषण का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पोषण क्या होता है? वैसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण। सिंपल मीनिंग कि आप खाए पिए पचा दीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए, उसी को हम क्या कह लेते हैं? पोषण कह लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोषण का विधि। पोषण का 2 विधि होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। ध्यान से सुनिएगा, स्वपोषण का 2 विधि होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण का एग्जाम्पल हो गया सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे सब क्या है? स्वपोषण। अपवाद में एक है क्या? अमरवेल। अमरवेल होता है हरा, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी कि भोजन के लिए वो अन्य जीव पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप यानी कि विशेष प्रकार का जड़ पाया जाता है, जो क्या करता है? दूसरे प्लांट में पेनिट्रेट यानी कि छेद करके उससे अपना भोजन ग्रहण करते रहता है। देन उसके बाद पढ़ते हैं परपोषण के बारे में। स्वपोषण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं परपोषण। परपोषण नाम से पता चल रहा है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपके बुक में दिया होगा कि ऑटोट्रोपिक, यानी कि स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑटो और ट्रोप ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम जानते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। परपोषण क्या होता है कि वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं।
परपोषण का प्रकार 3 प्रकार होता है, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी किसको कहेंगे तो कहिएगा वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव के शरीर के ऊपर या अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के भोजन ग्रहण करता है, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में गोलकिलवी, मलेरिया परजीवी, कवक जीवाणु भी परजीवी का एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखे, मृतजीवी, वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, याद रख लीजिएगा। लास्ट आता है अपना प्राणी संपोषण, किसको कहेंगे, नाम से पता चल रहा है, देखिए प्राणी संपोषण यानी कि प्राणी के जैसा, यानी कि पहले क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, देन उसके बाद डाइजेस्ट करेगा। तो लिखिएगा कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को प्राणी के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि जस्ट लाइक मानव, जैसे हम लोग पहले खाते हैं चबा के, देन उसको पाचित करते हैं, यानी कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मानव हो गया, प्राणी संपोषण। पोषण क्या होता है समझ गए, पोषण का 2 प्रकार, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है समझ गए। परपोषण का 3 प्रकार, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी क्या होता है समझ गए, एग्जांपल याद रखिएगा, गोलकीवी, मलेरिया परजीवी होता है, कवक हो गया, जीवाणु एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये सब आप याद रखिएगा। मृतजीवी का एग्जांपल कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। प्राणी सम का अमीबा, मेढक, मानव। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं स्वपोषण को, इसको हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम नीचे लिखे हैं कि स्वपोषण किस में होगा, सभी हरे पेड़ पौधे में होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण के पढ़ने के बाद हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दाइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसमें, पौधों में पोषण के बारे में। तो याद रखिएगा, पौधों में 2 तरह का पोषण पाया जाएगा, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है यानी कि संश्लेषित करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नीचे हम प्रकाश संश्लेषण लिखे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखे, परपोषी। परपोषी भी 2 तरह का होगा, एक होगा मृतजीवी, एक होगा परजीवी। मृतजीवी क्या होता है वहां समझ लिया। मृतजीवी का एग्जाम्पल याद रखिएगा, गोबर छत्ता। परजीवी का एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा, अमरबेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आइए पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए देखिए, लिखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीचे हम लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ समीकरण लिखे, पहले इसको देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। आइए सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करेगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना है, तो याद रखिएगा 0.03%। देन क्या लिखे हैं, जल। जल कहाँ से ग्रहण करेगा, अपने जड़ की मदद से पृथ्वी से ग्रहण कर लेगा, जल और खनिज लवण को ग्रहण करेगा। देन क्या लिखे हैं, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से ग्रहण करेगा। और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखिए क्या लिखे हैं, क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। अब जो बाय प्रोडक्ट में बनेगा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा जी, ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाएगा और ग्लूकोज पेड़ पौधा के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। और जल जो अतिरिक्त वो रिलीज हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे। तो समझ गए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करता है, मात्रा 0.03% होता है, याद रखिएगा। H2 अपने जड़ की मदद से ग्रहण कर लेगा। सूर्य प्रकाश सूर्य प्रभा से ग्रहण करेगा। क्लोरोफिल उसके पत्ती में उपस्थित होता है। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में ही ये क्षमता होता है कि वह सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हम पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पत्ती में ही हो पाती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो समझ गए हैं, ये आपका समीकरण संतुलित प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसका समीकरण लिखे। तो याद रख लीजिएगा, ये समीकरण है। ये ग्लूकोज, आप लोग ग्लूकोज का एटॉमिक मास बताइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और वाटर का। आइए यहां तक समझ गए आप। अब हम समझ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझ गए, क्या क्या चाहिए। हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझ रहे हैं, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। आइए ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख पाइएगा।
प्रकाश संश्लेषण का क्रियाविधि किस तरह से होता है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्ते में क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्रेजेंट, ठीक है। जब सूरज का प्रकाश क्लोरोफिल पे पड़ेगा तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सूरज के प्रकाश के रोशनी को, जो ये सूरज का प्रकाश का रोशनी है, इसको ग्रहण करके उसको क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान क्या होगा, जो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो पत्ती में, उसमें वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, सूरज का प्रकाश उस वाटर को दो भाग में तोड़ देगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज हो जाएगा स्टोमाटा के थ्रू, और जो आपका हाइड्रोजन बचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हम बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है पत्ती में, जब सूरज का प्रकाश आता है इस पे पत्ती पे, तो ये उसको अवशोषित कर लेगा, सूरज प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अब ये सूरज का प्रकाश क्या करेगा, पत्ती में जो जल प्रेजेंट है उसको दो भाग में तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। बस बात खत्म हो गया। प्रकाश संश्लेषण का क्रियाविधि इसी तरह से होता है, समझे यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं जंतुओं में पोषण। तो आइए देखते हैं, जंतुओं में पोषण हमको पढ़ना अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, मानव के बारे में, बस इतना ही पढ़ना हमको पोषण। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोश के जीव है, एकदम सा सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें डाइजेशन का। हमको डिटेल में पढ़ना किसमें, मानव में पाचन। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग पढ़ना क्या शुरू किए हैं, जंतुओं में पोषण। एक पढ़ेंगे हम लोग अमीबा के बारे में, एक पढ़ेंगे पैरामीशियम। इस दोनों के बारे में क्या क्या याद रखना होगी सुन लीजिएगा। अमीबा भी एक कोश की है, पैरामीशियम भी एक कोश की है। अमीबा में भी किस तरह का पोषण पाया जाएगा, प्राणी संपोषण, इसमें भी प्राणी संपोषण। अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो उत्पाद की मदद से ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम में एक निश्चित जगह होता है जिसको हम लोग कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। अमीबा का कोई निश्चित जगह नहीं होता भोजन ग्रहण करने का, जिधर भोजन दिख जाएगा उधर ही उत्पाद का निर्माण कर लेगा, जबकि पैरामीशियम एक निश्चित जगह से होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विमुख। अमीबा का संरचना की बात किया जाए अगर, या बात किया जाए आकार का, इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होता। जबकि इसका आकार का बात किया जाए तो पादुका यानी कि चप्पल जैसा होता है, पादुका जैसा इसका आकार होता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। फिर से सुनिएगा, हम लोग पढ़ना क्या शुरू किए हैं। हम आज आपको पोषण के बारे में पढ़ाना शुरू किए हैं, जो जैव प्रक्रम का पहला पार्ट है। आज हम पोषण एक लेक्चर में पूरा खत्म कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे ये रेगुलर रहने का, जब तक आप लोग का एग्जाम आ रहा तब तक हम लोग वन शॉट में सारा चैप्टर को पढ़ के निपटा लेंगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है समझ गए, पोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है समझ गए हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा। परपोषण जो दूसरे जीव से भोजन लेगा। परपोषण का प्रकार परजीवी, मृतजीवी, सबजीवी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सॉरी, प्राणी संपोषण। इधर सजीव और निर्जीव में आप अंतर याद रख लीजिएगा। पौधों में पोषण की बात किया जाए तो स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझ लिए। समीकरण क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लिए हैं। परजीवी मृतजीवी में याद रखिएगा, गोबर छत्ता, परजीवी में और भेद। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि वो भी समझ गए। जंतुओं में पोषण की बात किया जाए तो अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा भी प्राणी संपोषण पाया जाएगा, पैरामीशियम में भी प्राणी संपोषण। अमीबा अपना भोजन उत्पाद की मदद से ग्रहण करेगा, जबकि पैरामीशियम कोशिका विमुख या साइटोस्टोम के द्वारा ग्रहण करेगा। इसका आकार अनिश्चित होता है, जबकि उसका आकार निश्चित होता है। अब हम इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे मानव में पाचन। तो आइए यहाँ तक आप लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं मानव में पाचन तंत्र। ध्यान से सुनते रहिएगा, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, जो हम बक रहे हैं आपका सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मानव में पाचन तंत्र। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है, पाचन का सिंपल मीनिंग होता है जो आपका जटिल खाद्य पदार्थ है उसको सरल अवशोषित रूप में बदल देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पाचन क्या होता है, आप लिखिएगा कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल अवशोषित रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कह लेते हैं। सिंपल याद रख लीजिएगा। पाचन क्या है, पाचन एक मैकेनिकल तथा केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल कहने का मतलब कि हम लोग दांत से चबाते हैं, देन जो लार ग्रंथि में केमिकल पाए जाते हैं, हमारे स्टोमक में पाया जाता है, हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो रस निकलता है उसमें पाया जाता है, उसके मदद से भोजन का पाचन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से सुन लीजिएगा। पाचन क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल रूप में बदलना, पाचन कहला लेता है। पाचन एक यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि यह हम चबा के भी खाते हैं और इसमें केमिकल की भी मदद से डाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग पाचन तंत्र को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है आहार नाल, एक होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल क्या होता है, आपके मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। मुख गुहा समझ रहे हैं,
ये हुआ मुख यहाँ से आप खाते हैं और मल द्वार, यानी कि यहाँ से खाते हैं और जहाँ से निकालते हैं उसको मल द्वार कहते हैं। यहाँ से खा लिए तो इसको मुख, जहाँ से निकल गया उसको हम कहते हैं मल द्वार। वहाँ तक के रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। आहार नल का लंबाई याद रखिएगा 8 से 10 मीटर होता है। देन हम पढ़ेंगे उसके बाद पाचक ग्रंथि के बारे में। पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन यानी कि आंत ग्रंथि हो गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनिए पहले जो पढ़ रहे हैं। आइए सबसे हम पढ़ना शुरू करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बारे में हम पढ़ेंगे, मुख गुहा से मल द्वार तक को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं मुख गुहा से। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखे यहाँ पे, मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी। ये जो आपका माउथ है ना, अंदर जो खाली जगह नजर आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कह लेते हैं, माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। अब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि आपके मुंह में क्या क्या पाया जाता है, दांत पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा, लार ग्रंथि, और तो कुछ नहीं पाया जाएगा। तो आइए ना उसके बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। तो दांत का हम सबसे पहले वर्गीकरण कर लेते हैं। दांत को दो भाग में बांटा, दो तरीका से डिवाइड किया जाता है। एक होता है समय के आधार पर, एक होता है काम के आधार पर। समय के आधार पर दांत को हम दो भाग में बांटते हैं, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। अगर हम नहीं दिख रहे होंगे कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। अस्थायी दांत की संख्या 20 होता है। अस्थायी मतलब क्या, जिसको हम दूध का दांत बोलते हैं। दूध का दांत जीवन में 2 बार आएगा। अब देखिएगा कोई बच्चा जब बढ़िया बात यानी कि बुद्धि वाला बात बोलने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, अभी तक अगर दूध के दांतों टूटा है, इतना ज्यादा समझदार हो गया। सुने आप लोग, तो उसी दूध का दांत का बात कर रहे हैं। ये 20 होता है, यानी कि ये जीवन में 2 बार आएगा। एक होता है अस्थायी दांत, यानी कि 12 गो दांत होता है, ये जीवन में सिर्फ 1 बार आ जाएगा। यानी कि ये 20 गो दांत अगर टूट गया तो फिर से आ सकता है, लेकिन जो अस्थायी दांत है, अस्थायी यानी कि परमानेंट, ये फिर से नहीं आ सकता। फिर हम कार्य के आधार पर दांत को 4 भाग में बांटते हैं, कतरनक, भेदक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कतरनक का काम होता है काटने का, भेदक का काम होता है चीरने फाड़ने का, अग्रचर्वणक का काम होता है पीसने का, चवर्णक का काम होता है, इसका भी काम होता है पीसने का। कतरनक को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंसीजर, सी से रिप्रेजेंट कैनाइन, पीएम, प्रीमोलर, एम और मोलर। यहाँ तक समझ रहे हैं आप। उसके बाद आप दांत का संरचना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग मिडिल वाला भाग। उसके बाद क्या होता है आपका रूट वाला, यानी कि गर्दन, और रूट यानी कि जड़ वाला भाग। जो ऊपर आपका दांत निकला हुआ नजर आ रहा है और जो नीचे धंसा होता है जबड़ा में, उसको हम लोग जड़ कहते हैं। जो ऊपर निकला है उसको हम लोग गिरवा या गर्दन, क्राउन कह लेते हैं। दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, दांत का सबसे अधिक यानी कि शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ ये होता है, इनामेल। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए दांत के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा इनामेल। जब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक लेक्चर देखने से आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। पढ़ लिए दांत के बारे में। अब देखिए दांत में 2 टर्म आता है, एक होता है दंत अस्तिछ है और एक होता है दंत पलाक। दंत अस्तिछ है क्या होता है, डेंटल कैरीज। ध्यान से सुनिएगा, जब आप मीठा पदार्थ ग्रहण किए और ग्रहण करने यानी कि खाने के बाद आप दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं। मीठा पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, आप खाते हैं तो जो सब्सटेंस जो आप ग्रहण किए हैं, चॉकलेट ग्रहण किए हैं, जो आपके दांत के बीच में गैप होता है उसमें फंस जाता है। जब आप बिना धोए रात में सो जाइएगा तो उसमें जो बैक्टीरिया उपस्थित रहेगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाएगा, और जो दांत का आपका सबसे बाहरी परत होता है इनामेल, उसको कमजोर करके उसमें छिद्र कर देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्तिछ। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा दंत अस्तिछ क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जब हम कोई मीठा पदार्थ ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करती है, और वह अम्ल इनामेल के परत को कमजोर कर धीरे धीरे उसमें छिद्र कर देती है, जिसको हम लोग दंत अस्तिछ कहते हैं। समझ गए। दूसरा टर्म क्या लिखे हैं, दंत पलाक। दंत पलाक क्या होता है, डेंटल प्लेक। ये भी उससे भी आसान है। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और आप ब्रश नहीं करिएगा लंबे समय तक, तो आपके दांत के ऊपर क्या होगा, ये जो दांत है इस पर पीला परत चढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत पलाक कह लेते हैं। समझ गए। दंत अस्तिछ क्या होता है, दंत पलाक। नेक्स्ट आता है अपना दंत सूत्र क्या होता है, दांत का सूत्र। ये जो देखिए लिखा है ना आपका इधर, यही दंत सूत्र है। आइए आपको हम समझाते हैं। चाइल्ड का लिखे कितना होता है, 2102 2102। अभी सिर्फ आप सुनिए फिर हम आपको समझाएंगे। 17 साल का जो बच्चा होगा उसमें उसका दंत टेलीफोन होता है 21 22 21 22। एडल्ट का होता है 21 23 21 23। और ये जो हम लिखे हैं सीक्वेंस में देखिए, यहाँ इसीलिए आपको हम लिखे थे कि आई इंसीजर को रिप्रेजेंट करेगा, सी कैनाइन को, पीएम प्रीमोलर को और एम मोलर को। तो देखिए ये इंसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। अब आइए देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, हाफ जो के लिए लिखा गया, यानी कि इधर के लिए लिखा गया, आधा के लिए। तो देखिए क्या लिखे 2102 2102, यानी कि ये जो 2 दांत है इंसीजर, 2 ऊपर होगा 2 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 4, 1 जो के लिए, और दोनों तरफ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8। अगर आप इस सब को जोड़िए तो कितना हो जाता है हाफ जो के लिए, 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5।
यानी कि ये जो आपका टोटल दांत होगा, इधर हाफ जो होंगे 5 होगा, फिर नीचे 5 होगा। तो ठीक इसी तरह से इधर भी ना होगा, तो 5 5 और जोड़ दीजिए इधर, 5 + 5 तो कितना हो जाएगा 20। कैसे जोड़ना जी, सिंपल 5 5 10 5 15 5 20। ऐसा नहीं कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा फिर जोड़ना शुरू कीजिएगा, हमको सिंपल जोड़ देना। तो इसमें कितना हो जाएगा 20 को दांत। 17 साल के बच्चा हम देखते हैं कितना दांत होगा, 2 2 4 1 5 2 7, ठीक उसी तरह से 7, फिर हाफ जो में 7 7 कितने हो जाएगा 28 दांत। इसमें 3 2 5 1 6 2 8 8, ठीक उसी तरह से 8 8 32 दांत हो जाएगा। तब याद रखिएगा डेंटल फॉर्मूला कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। सिंपल जीभ क्या, आपके मुंह गुहा के अंदर जो जीभ पाया जाता है, जिसका आगे वाला सरफेस ये दिख रहे हैं फ्री, और पीछे वाला सरफेस क्या होता है, जुड़ा होता है सरफेस। और इसका क्या काम होता है, टेस्ट को पता करना कि आप नमकीन खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं कि तीखा खा रहे हैं, यही पता करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है अपना लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि याद रखिएगा, मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। फिर से सुन लीजिएगा, मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यहाँ तक समझ गए। हम लोग कहाँ गए हैं, मुख के बारे में पढ़ लिए हैं। मुख पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, फेरिंग्स के बारे में, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर भोजन नली पढ़ेंगे, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, पूरे हमको पढ़ना। फिर उसके बाद आंत ग्रंथि पढ़ना। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स के रूप में। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ग्रसनी से, लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रसनी के बारे में। मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ लिए, याद रख लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ग्रसनी। उससे आगे हम बढ़ते हैं। जब हम चैप्टर खत्म कर रहे होंगे तो आपको भोजन पाथवे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से खाना शुरू किए थे, कैसे कहाँ से निकल गया। तो हम पढ़ते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होता है, आपको ध्यान से सुनते जाना है। ग्रसनी भोजन तथा वायु का सामान्य पथ है, यानी कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रसनी में ही जाएगा। फिर ग्रसनी से वहाँ से 2 रास्ता निकलेगा। देखिए यहाँ लिखे हैं, हम नहीं दिखेंगे, चलने वाला बोर्ड दिखना चाहिए। निगल द्वार और क्या होगा, कंठ द्वार। निगल द्वार आगे चल के ग्रसनी यानी कि भोजन नली में, इसी से हमको मतलब है। श्वास नली तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार, वो आगे चल के श्वास नली में खुलेगा। यहाँ देखिए एक टर्म लिखे हैं एपिग्लोटिस, नजर आ रहा है। एपिग्लोटिस क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, ये जो कंठ द्वार है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा उंगली जैसा संरचना होता है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करेगा, जो आप भोजन ग्रहण करे तो डायरेक्ट ग्रसनी में आ रहा है, डायरेक्ट ग्रसनी में आ रहा है। यहाँ निगल द्वार, कंठ द्वार है। तो इस कंठ द्वार के ऊपर जो एपिग्लोटिस होता है, इस भोजन को इस श्वास नली में आने से बचाता है। फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं ग्रसनी भोजन तथा वायु का समान पथ है, समझ रहे हैं आप लोग। हम बोल रहे हैं कि ग्रसनी आगे चल के 2 भाग में बट जाता है, निगल द्वार, कंठ द्वार। भोजन यहाँ आता है, इस कंठ द्वार के ऊपर एक उंगली जैसा इस तरह से संरचना रहता है, जो भोजन को श्वास नली में आने से बचाता है। जब आप तेजी तेजी खाते हैं तो देखते हैं आप सड़क जाते हैं और आपको लगता है कि हमें कोई याद कर रहा था। गरीब आदमी को कोई याद नहीं करता है। चलिए आइए, तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है समझ के, कंठ द्वार के ऊपर एक उंगली जैसा संरचना रहता है, जो भोजन को श्वास नली में आने से बचाता है। चलिए उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब भोजन नली से। आइए देखिए क्या लिखे, निगल द्वार, जो आगे चल के भोजन नली में खुलेगा। अब हम पढ़ते हैं भोजन नली के बारे में। भोजन नली कुछ नहीं, बस एक मांसल संरचना, पाइप जैसा रहता है इस तरह से। देखिए पाइप जैसे होता है ना, कुछ इस तरह से, जैसे ये मान चलिए पाइप जैसा संरचना रहता है। इसका काम क्या होता है, ये सिंपल कुछ नहीं करेगा, ये भोजन को आमाशय तक पहुंचा देगा। आपका जो भोजन नली है उसमें पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती। उसका काम सिंपल क्या होता है, भोजन को कहाँ पहुंचा देना, आमाशय में पहुंचा देना। यहाँ देखिए एक टर्म लिखे हैं क्रमाकुचन। क्या होता है, क्या होता है क्रमाकुचन, आप बोल लिखिएगा। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब भोजन नली यानी कि ग्रास नली में आता है, तो ग्रास नली के दीवार में संकुचन या शिथिलन यानी इस तरह से फैला होगा, सिकुड़ेगा, फैला होगा, जिसके मदद से क्या होगा, भोजन आमाशय में जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुचन। तब लिखिएगा कि जब भोजन नली में आता है तो इसके दीवार में सिकुड़न या शिथिलन जैसा ये मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग क्रमाकुचन यानी कि पेरिस्टाइलिस मूवमेंट कहते हैं, जो क्या करता है, भोजन को आमाशय में ले जाने में मदद करता है। भोजन नली के बाद आमाशय में आ जाएगा भोजन। आइए आमाशय में देखते हैं क्या काम होता है। हम पढ़ते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय आपका एक जे आकार का संरचना होता है। आपके आमाशय में 4 से 5 घंटा भोजन रहता है और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, समझ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं आमाशय का भाग। आमाशय का 4 भाग होता है, फंडस, कार्डियक, काय और पाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ये 4 भाग होता है, याद रखना है। आगे हम बोल रहे हैं कि ये जो आमाशय का दीवार होता है, देखिए जे आकार का कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से आपका आमाशय होता है जे आकार का। ये आगे चल के छोटी आंत में खुलेगा। तो ये जो आपका आमाशय का दीवार है ना, इसके दीवार में इस तरह से उंगली जैसा नजर आ रहा है,
उंगली नजर आ रहा, बीच बीच में गैप है, उंगली जैसा ये संरचना पाया जाता है, सॉरी जठर ग्रंथि पाया जाता है, सेल पाया जाता है। और इसमें जो ये धसा धसा भाग है इसमें पाया जाएगा जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस का निर्माण करता है। फिर से सुनिए, हम लोग अमाशय पढ़ रहे हैं, बोले कि अमाशय एक जे आकार का संरचना मांसल संरचना है, बेग जैसन होता है। इसमें भोजन 4 से 5 घंटा स्टोर रहता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। आगे हम उसका पार्ट पढ़ लिए। अब हम बोले कि आपका जो अमाशय का दीवार है उसमें उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कोलुमनार इपिथेलियम के नाम जानते हैं, इपिथेलियल कोशिका। ये कहीं कहीं जो धसा भाग है ना, इस भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है। वो जठर ग्रंथि क्या करेगा, जठर रस का निर्माण करेगा। आइए देखते हैं इधर क्या लिखे हैं, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि के बारे में क्या लिखना कि हमारे अमाशय के दीवार में कोलुमनार इपिथेलियम का कोशिका पाया जाता है, जो कहीं कहीं धसा होता है, उसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये जठर रस का निर्माण करेगा। जठर ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, सलेस्मा या म्यूकस, अम्लजन या इसको भित्तीय कहते हैं, और जैमोजिन। म्यूकस का निर्माण करेगा, अम्लजन HCl का निर्माण करेगा, जैमोजिन जो जठर ग्रंथि से रस मिलेगा, तीनों मिला के हमको क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। जठर रस क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले फ्लूइड को, यानी कि लिक्विड को, द्रव को हम लोग जठर रस कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे अमाशय में एक दिन में 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है। और नहीं खाइएगा तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो जठर रस देखिए 3 लीटर निकलता है। जठर रस में क्या क्या होगा, HCl होगा, म्यूकस होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होगा। HCl अम्लजन कोशिका से निकलेगा, यानी भित्तीय से म्यूकस इससे निकलेगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन जैमोजिन कोशिका से निकलेगा। ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन का क्या काम होता है, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन पर जब HCl काम करेगा ना, तो इसको सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देगा, सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा। और वो पेप्सिन हमारे प्रोटीन पर काम करके उसको पेप्टोन यानी कि डाइजेस्टेड रूप में बदल देगा। अब आइए देखिए, एक टर्म लिखे हैं काइम। काइम क्या होता है, तो आप कहिएगा कि हमारे अमाशय में भोजन पचकर एक गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। आगे हम टर्म पढ़ेंगे, छोटी आंत वहाँ देखिएगा यही काइम बदल जाएगा किसमें, चाइल्ड में, और यानी कि पाचित हो जाता है। फिर से सुनिएगा, काइम क्या होता है, आप कहिएगा हमारे अमाशय में भोजन पचकर एक गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। एक टर्म लिखे हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये सुनिएगा। जब आप लंबे समय तक भूखे रहिएगा या किसी कारणवश मान के चलिए आपके अमाशय में अगर ये HCl का मात्रा अधिक हो गया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक होता है, अगर आपके पेट से इस HCl अम्ल को निकाल के आपके मुंह पर मार दिया जाता है, जल जाएगा। समझ रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या होता है, जब HCl का मात्रा अधिक निकल जाएगा, तो ये जो म्यूकस है, म्यूकस का काम होता है आपके अमाशय को इस HCl खतरनाक एसिड से बचाना, एंजाइम सब से बचाना। तो जब HCl अधिक मात्रा में निकल जाएगा तो म्यूकस का मात्रा कम हो जाएगा, और आपके अमाशय में कहीं कहीं अंदर गोलाकार घाव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। इसीलिए आपको लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है। रुसना, रुसते हैं आप लोग घर में, लड़की लोग रुसेगी तो चलिए समझ में आता है कि उनको तो मनाया जाएगा क्योंकि बर्तन धोना रहता है। लड़कों का तो कोई कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको रुसना नहीं। अगर आप रुस भी रहे तो आपको क्या करना, पहले खा लेना फिर रुस जाना, और किसी को पता नहीं चलने देना। तो रुसना बिल्कुल भी नहीं है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है समझ गए, जब आप लंबे समय तक भूखे रहिएगा या किसी कारणवश आपके अमाशय में HCl का मात्रा अधिक हो जाएगा, जिसके कारण आपके अमाशय में क्या होगा जी, कहीं कहीं घाव हो जाएगा गोलाकार, उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब अमाशय के बाद कहाँ जाएगा भोजन, छोटी आंत में। आइए पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग होता है, डेजुनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। उसका क्या क्या काम होता है हम पढ़ते हैं। इसका लेंथ याद रखिएगा 6 मीटर होता है, 6 से 7 मीटर आप याद रख सकते हैं। इसका क्या क्या काम होता है आइए हम पढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन का मुख्य रूप से पाचन हो जाता है, फिर जाएगा बड़ी आंत में, मलाशय मल द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। तो ये नेक्स्ट हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ना शुरू किया, अमाशय पढ़ के निपटा लिए। अब हम पढ़ रहे हैं छोटी आंत के बारे में। आइए देखिए क्या लिखे हैं। छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर होता है या 5 से 7 सेंटीमीटर याद रखिएगा। चौड़ाई इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब हम समझ रहे हैं कि छोटी आंत का जो लंबाई होता है अलग अलग जीव में अलग होता है। मांसाहारी और शाकाहारी में अलग अलग हुआ। जो शाकाहारी होता है उसके छोटी आंत का लंबाई अधिक होता है, जो मांसाहारी होता है उसका कम होता है। इसका क्या मतलब कहने का है कि जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाता है, वेजिटेरियन, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या शाकाहारी। इसके छोटी आंत का लंबाई अधिक होता है क्योंकि इसको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, क्योंकि प्लांट पार्ट खाता है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अधिक टाइम लगता है। इसलिए शाकाहारी का जो छोटी आंत का लंबाई क्या होता है, अधिक होता है, जबकि मांसाहारी का कम होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि अधिक अम्ल इसके स्टोमक से रिलीज होता है, जिससे भोजन को आसानी से पाचित कर सकता है। और हम समझेंगे अभी कि छोटी आंत में भोजन पूर्ण तरीका से पच जाता है। जब ये बड़ी आंत में जाता है देन वहाँ पर ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे पाचन नहीं होता, वहाँ पर कोई इंजाइम नहीं होता है। अब हम पढ़ रहे हैं छोटी आंत का भाग। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी पहला भाग, जेजुनम मिडिल वाला भाग, इलियम अंतिम वाला भाग।
ग्रहणी ये सी आकार का होता है, जेजुनम ये मध्य आकार का होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रहणी में पचा है ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब हो गया, यहाँ पर अवशोषण होता है। तो इसके लिए छोटी आंत का जो दीवार होता है उसके सरफेस पर इस तरह से संरचना पाया जाता है, इसको हम भिलाई कहते हैं, इसको मैक्रोविलाई। ये जो ग्रिड में संरचना नजर आ रहा है इसको भिलाई, और इसके नीचे भी ये छोटा छोटा इस तरह से संरचना रहता है माइक्रोविलाई। ये क्या करता है, जो खाना पचा है ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसको ये अवशोषित कर लेगा। देन इलियम, इलियम में अंतिम रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। इलियम में क्या होता है, जो आपका विटामिन B12 होता है वो यहाँ पर अवशोषित होता है, इस भाग में नहीं हो पाता है, तो इलियम वाला भाग में हो पाता है अवशोषित। अब हो गया, भोजन अंतिम रूप से पच गया। अब हम देखते हैं कि इस आंत में भी, जो ये छोटी आंत में जो भोजन मतलब पच रहा है, इसमें भी आंत ग्रंथि, यानी कि जो इसमें ग्रंथि पाया जाता है, छोटी आंत के दीवार में जो ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग आंत ग्रंथि कहते हैं, वहां से भी क्या होता है जी, एंजाइम निकलता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। वो हम पहले आगे देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथि के बारे में पढ़ना शुरू किया। छोटी आंत खत्म हो गया, सबसे पहले पढ़ेंगे आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि नाम से पता चला जो आपका छोटी आंत होता है, इस तरह से कुछ मतलब आपका छोटी आंत होता है, इसके दीवार में क्या पाया जाता है, ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंत ग्रंथि। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। उसके बाद अग्नाशय के बारे में। तो सबसे पहले हम आंत ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ छोटी आंत पढ़ें तो आंत ग्रंथि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखे, आंत ग्रंथि क्या लिखेंगे कि छोटी आंत के दीवार में ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग आंत ग्रंथि कहते हैं। आंत से जो रस निकलता है उसको हम आंतरस या सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। अब उससे क्या क्या निकलता है, कैसे काम करता है, ये देखिए नीचे लिखे हैं। हम क्या लिखेंगे, कार्य, मतलब जो आंतरस निकलता है उसका क्या क्या काम होता है। देखिए पेप्टाइडेज, इधर जो लिखा है ब्लैक कलर से, ये सब क्या आंतरस है, और ये सब पर काम करेगा और उधर फिर पचल रूप बना देगा। देखिए क्या पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज पेप्टोन पे काम करके एमिनो अम्ल बना देगा। लाइपेज बची हुई इमल्सीकृत वसा पे काम करके वसा अम्ल ग्लिसरॉल बना देगा। इमल्सीकृत वसा क्या होता है, जो वसा का छोटा छोटा टुकड़ा ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं उसी को हम इमल्सीकृत वसा कहते हैं। उसको देखिए क्या लिखे हैं, इन्वर्टेज सुक्रोज पे काम करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। माल्टेज माल्टोज पे काम करके ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना देगा। लेक्टेज लैक्टोज पे काम करके ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देगा। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड पे काम करके न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। कुछ इस तरह से एंजाइम काम कर देता है। नीचे एक टर्म लिखे चाइल्ड, इससे पहले हम आपको बताया था अमाशय में क्या कायम, कायम किसको कहते हैं, अमाशय में भोजन गाढ़े की तरह हो जाता है जिसको हम कायम कहते हैं। चाइल्ड किसको कहेंगे, इस छोटी आंत में जो भोजन आया था कायम, वो और भी क्या होता है, गाढ़ा तरल हो जाता है जिसको हम लोग चाइल्ड कहते हैं, यानी कि और भी अब क्या हो गया, पच गया है। तो यहाँ आंत ग्रंथि, छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया है, आंत ग्रंथि पढ़ ली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत पढ़ेंगे, मलाशय मलद्वार, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आइए पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हम लोग लीवर के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग ने आंत ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग लीवर के बारे में देखते हैं। आइए पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर के बारे में क्या क्या याद रखना है, यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, इसका भार 1.5 kg होता है। जो लीवर होता है इससे निकलता है पीत। आइए हम समझते हैं क्या होता है काम पीत का। पीत एक थैली जैसा संरचना में संरचित रहता है जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, यहाँ लिख दिए हैं। इसे क्या स्रावित होगा, पित्त, और ये कहाँ संचित होगा, पित्ताशय में। पित्त का क्या काम होता है, हम जानते हैं कि जो हमारे अमाशय में भोजन होता है वहाँ से HCl निकल रहा है तो अम्लीय हो जाएगा। तो पित्त क्या करेगा, उस अम्लीय भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा, ताकि जो आपका पेंक्रियाज है, नजर आ रहा नीचे पेंक्रियाज, इससे जो एंजाइम निकलता है ये अम्लीय मीडियम, यानी कि जो अम्लीय भोजन रहेगा उस पर काम नहीं कर सकता है। तो इस पित्त का क्या काम होता है, जो आपके अमाशय में भोजन है उसकी अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा, ताकि जो अग्नाशय का एंजाइम है उस पर काम कर सके, पहला काम। दूसरा काम क्या क्या होता है पित्त का, पित्त क्या करेगा, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो वसा है उस वसा का पाइसीकरण करेगा, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो सके, समझे। अब आइए नीचे देखते हैं पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, माइलेज निकलता है, लैपेज, न्यूक्लियस एंजाइम निकलता है। ये सब क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब हम पढ़ रहे हैं बड़ी आंत के बारे में। आइए हम देख रहे हैं, हम पढ़ना शुरू किए थे पाचन के बारे में, तो मुख से शुरू किए थे। मुख में भोजन ग्रहण किए, वो कहाँ जाएगा, ग्रसन यानी कि फेरिंग्स में जाएगा, जो कि कॉमन पाथवे होता है। देन वहाँ कहाँ चला जाएगा, भोजन नली पढ़ ली। उसके बाद जाएगा कहाँ पे, अमाशय में, फिर उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। तब हम आ गए भोजन को लेकर के कहाँ पे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का देखिए पार्ट होता है सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, एनस। सिक्कम देखिए क्या लिखे, सिक्कम के शीर्ष पर यानी कि लास्ट वाला भाग में एक उंगली जैसा संरचना रहता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद कोलन, कोलन का 4 भाग होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन, सिग्मोइड कोलन। आइए इसमें देखिए आपको नजर आएगा, ऊपर जो नजर आ रहा है इसको हम लिखे AC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं समझ जाना, यहाँ AC मतलब होता है असेंडिंग कोलन, यानी कि ऊपरीगामी।
और यहाँ लिखे TC मतलब ट्रांसवर्स, ये अनुप्रस्थ कोलन, DC मतलब अधोगामी नीचे जो जा रहा है डिसेंडिंग कोलन, ये एस शेप का नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन। और ये छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ रहा है उसको हम लोग सिक्कम कहते हैं। यहाँ पे एक अपेंडिक्स जैसा संरचना रहता है, यहाँ से भोजन आ जाएगा कहाँ पे, मलाशय, मलाशय के बाद मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, ना यहाँ पे कोई एंजाइम रिलीज होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका अवशोषण होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चैप्टर पढ़ के खत्म कर लिया। आइए एक बार तेजी से इसका रिविजन करते मानव पाचन। हम लोग कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे, मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में, जिसको हम लोग भोजन नली कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा, आमाशय में, आमाशय के बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, उसके बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का लंबाई याद रखिएगा 1.5 मीटर होता है, छोटी का 6 मीटर। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, मलाशय, फिर उसके बाद मल द्वार बाहर निकल जाएगा। आइए देखिएगा हम समझ क्या रहे हैं। मुख गुहा से पढ़ना शुरू किए थे। मुख गुहा के बाद जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली के बाद जाएगा आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से मल द्वार बाहर निकल जाएगा। हम मुख गुहा में पढ़ना शुरू किए थे। मुख गुहा हम पढ़े जीव के बारे में पढ़े, दांत के बारे में पढ़े, लार ग्रंथि के बारे में पढ़े लिए थे, खत्म कर लिए। दंत अस्थिच्छेद क्या होता है, दंत फलक। ग्रसनी हम पढ़ लिए, भोजन का समानुपात, भोजन और वायु का समानुपात है। यहाँ भोजन आएगा, हवा आएगा, फिर यहाँ से 2 गुना निकलेगा कंठ द्वार और ग्रास नली यानी कि भोजन द्वार। फिर हम पढ़े भोजन द्वार में क्रमाकुचन क्या होता है, पेरिस्टालिस मूवमेंट। आमाशय के बारे में पढ़ लिया, आमाशय का क्या क्या वो पार्ट होता है। देन यहाँ पर जो जठर ग्रंथि निकलेगा, जठर रस निकलेगा, उसके बारे में पढ़ लिया। छोटी आंत का लंबाई याद रखिएगा 6 मीटर, बड़ी आंत का 1.5 मीटर। अब आपको लग रहा होगा कि छोटी आंत का तो लंबाई ज्यादा है, बड़ी आंत का लंबाई कम है, तो इसको हम छोटी आंत क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा छोटी आंत का लंबाई ज्यादा होता है, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है कुछ इस तरह से समझिए, ये आपका छोटी आंत है, लेकिन जो बड़ी आंत होगा उसका डायमीटर व्यास ज्यादा होता है, यानी कि चौड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम बड़ी आंत कहते हैं। नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर, बड़ी आंत का 1.5 मीटर। देन छोटी आंत का 3 भाग हम पढ़ लिए हैं। ग्रानी जेजुनोमिलियम कैसे कैसे पाचित होता है ये भी देख लिया। आंत ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए हैं। बड़ी आंत 1.5 मीटर, मलाशय, मलाशय के बाद मल द्वार से भोजन बाहर निकल जाएगा। तो आज हमारा पोषण का रिवीजन पूरे चैप्टर खत्म हो गया। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सर हम कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, डेली हम आप लोग के लिए एक दिन एक चैप्टर निपटाएंगे, देन उसके बाद अगले दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपका एग्जाम आ रहा तब तक हम लोग खत्म कर लेंगे। और जो क्लास 12th वाले हैं जिसका इस बार एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी छठ के बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 शॉट वीडियो लेंगे, यानी कि एक लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म होगा, दूसरे दिन हम लोग उस चैप्टर का क्या करेंगे, PYQ कर लेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। आज हम लोग पोषण पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना शोषण पढ़ना शुरू करेंगे। जिसका इस बार एग्जाम आ रहा है आप जुड़ के यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।